एसआईआर में लगे बीएलओज अपनी जान क्यों दे रहे हैं? उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल तक एक ही सवाल क्यों पूछा जा रहा है? एसआईआर में लगे सरकारी कर्मचारियों को अपने ही सीनियर्स के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? समस्या सच में परेशानी बढ़ाने वाली है या इसके पीछे राजनीति का खेल है? आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे एसआईआर फेज 2 में बीएलओज को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, महिला बीएलओज के लिए ये समस्या और भी बड़ी क्यों है, किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और इस भारी भरकम एक्सरसाइज से वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ सकता है। दिल्ली की हवा सुधर नहीं रही है, असर आम लोगों पर दिखने लगा है। साफ हवा का हिसाब लेने लोग इंडिया गेट पहुंचे, लेकिन बात माओवादी हिडमा की ओर मुड़ गई। मंसूबों पर सवाल उठने लगे। कौन थे पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़कने वाले? करेंगे इसकी बात। जस्टिस सूर्यकांत के सीजीआई बनने के बाद उनकी नज़र किन मामलों पर रहेगी, उसकी भी बात करेंगे। जाते जाते याद करेंगे अभिनेता धर्मेंद्र को, जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आपकी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कुछ दृश्य चल रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर सरकारी कर्मचारियों की फौज जमा है। इनमें से कुछ प्राइमरी टीचर हैं, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और कुछ इसी तरह के सरकारी कामकाज में लगे दूसरे कर्मचारी हैं। लेकिन इन सबकी एक कॉमन पहचान भी है, बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, यानी भारत के चुनाव आयोग के जमीनी योद्धा। तो आखिर ये जमीनी योद्धा अपने ही महकमे के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर आए हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि एसआईआर ने इनके ऊपर काम का बोझ बढ़ा दिया है। भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने का दावा करने वाली ये एसआईआर प्रक्रिया इन बीएलओज की जान पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक कई बीएलओज ने इसके चलते जान भी दी है, नौकरी भी छोड़ी है। विस्तार से बात करते हैं। आपको पता ही है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिहार चुनाव से जस्ट पहले शुरू हुई थी और सबसे पहले बिहार में ही हुई। बिहार चुनाव खत्म होते होते चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी इस प्रक्रिया का ऐलान कर दिया। कहा, जिस तरह से बिहार की वोटर लिस्ट साफ की गई, उसी तरह इन राज्यों की भी की जाएगी। इसे एसआईआर फेज 2 प्रोसेस कहा गया। ये भी कहा, धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा किया जाएगा। एसआईआर फेज 2 की प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई। कुछ बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। 2 और तारीखों पर नजर डालिए, 4 दिसंबर और 9 दिसंबर। 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म जमा हो जाने हैं और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। एक बात और ध्यान में रखनी है, भले ही एसआईआर के दूसरे फेज के लिए बिहार का नाम लिया गया, लेकिन फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा अंतर है। बिहार एसआईआर के दौरान ये जिम्मेदारी वोटर्स की थी कि वो अपने नाम को शामिल कराने के लिए ज़रूरी सबूत दें। पहले के समरी रिवीजन से अपना या अपने पेरेंट्स का नाम मैच करवाएं, लेकिन फेज 2 में ये जिम्मेदारी बीएलओज के हिस्से आ गई है। जानकार कहते हैं कि इसी वजह से बीएलओज पर काम का बोझ बढ़ गया है। उन्हें अपने प्राइमरी काम के साथ ये जिम्मेदारी भी निभानी है। यानी अगर कोई प्राइमरी टीचर है तो उसे स्कूल में बच्चों को तो पढ़ाना ही होगा, साथ ही दिन के 100 फॉर्म भी जमा करने होंगे। इस पर बात सिर्फ फॉर्म बांटने और उन्हें वापस जमा करने तक सीमित नहीं है। बीएलओज को बैठकर फॉर्म भरवाने पड़ रहे हैं और काम के इसी बोझ के चलते कई बार पूरा प्रोसेस बाईपास किया जा रहा है, यानी बीएलओज लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। नतीजा, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उनके पास तो कोई आया ही नहीं। महिला बीएलओज के लिए तो सिचुएशन और भी खराब हो गई है। एक तरफ उन्हें घर के काम करने पड़ते हैं, फिर सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभानी होती है और फिर एसआईआर के फॉर्म वाला काम भी करना होता है। हाँ, कामकाजी महिलाओं को घर के काम करने पड़ते हैं क्योंकि समाज का सिस्टम महिलाओं की भूमिका को इससे ज़्यादा इमेजिन नहीं कर पाया है, हर तरह के दृष्टि दोष से पीड़ित है। खैर, आप कुछ शिकायतें सुनिए।
तमिलनाडु के इरोड से आने वाली 54 साल की मंगलम अंग्रेजी अखबार द हिंदू की मेघना को बताती हैं, एक व्यक्ति को एसआईआर फॉर्म के बारे में बताने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं। घर पर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके और पति के लिए खाना बनाकर काम पर आती हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाती हूँ। फिर हर दिन 100 एसआईआर फॉर्म जमा करने का टारगेट मिला हुआ है। टारगेट पूरा ना होने पर सुपरवाइजर की डांट खानी पड़ती है। काम इतना ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी नितिका झा और समा हुसैन ने भी इस मसले पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जिनका लबोलुआब ये है कि चाहे बात समाज के सबसे गरीब तबके की हो या फिर विलासिता में जी रहे धन कुबेरों की, बीएलओस को हर जगह एक ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मसलन ग्रेटर नोएडा में काम कर रही सुमन नाम की एक बीएलओ ने अखबार को बताया, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि फॉर्म में क्या भरना है और क्या खाली छोड़ना है। एक बड़ा डर इस बात का रहता है कि कुछ भी गड़बड़ होने से उनका नाम कट जाएगा। ऐसे में जब हम उनसे फॉर्म वापस लेने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के फॉर्म खाली हैं। तब उन्हें वहीं बैठकर उनका फॉर्म भरवाना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया हमारे लिए और भी थकाऊ हो जाती है। कुछ और बीएलओस के रिएक्शन सामने आए। पिछले 7-8 दिनों में गुजरात में कहीं ना कहीं जगह पर अधिकारियों के द्वारा कामगिरी के ऊपर सतत ज्यादा से ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है। हर रोज एक नए नए टारगेट दिए जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री और मुख्य चुनाव नियामक श्री के द्वारा मुख्यमंत्री श्री को आवेदन पत्र दिया गया था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार या तंत्र के द्वारा इसके बारे में कोई संगीनता नहीं ली गई है। अभी ये जो शिक्षक काम कर रहा है एसआईआर की, उसमें जो तंत्र है, तंत्र की पूरी जो गाइडलाइन है, उसके गाइडलाइन के अनुसार जो टीचर है अपना काम कर रहा है। लेकिन जो तंत्र के द्वारा ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है अभी, जो उसके मानसिक दबाव बहुत उस बच्चे पे और जो उसके परिवार पे, इसके कारण अभी एक टीचर का जो हुआ देहांत हुआ, वो बहुत उस पे मानसिक तौर पे उन पे दबाव डालने के कारण हुआ है। एसआईआर की कामगिरी आई है, इसमें ऊपर से अधिकारी वर्ग का जो प्रेशर बना रहता है वो सब बुरी बात है। हमारे प्राइमरी टीचर्स आज जो पूरे दबाव से काम कर रहे हैं, वो बहुत बुरा हाल है उसका। इधर दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन कमजोर होने से भी बीएलओस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सारा काम करने के बाद भी इंटरनेट ना चलने से फॉर्म अपलोड नहीं हो पाते, तो टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। टारगेट ना पूरा होने के चलते सुपरवाइजर की डांट सुननी पड़ती है, सस्पेंड किए जाने की धमकियां भी मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में तो इसका उदाहरण भी मिल गया। नोएडा में लापरवाही के आरोप में 60 बीएलओस पर एफआईआर हुई है। बहराइच में 2 को सस्पेंड किया गया है। उत्तर प्रदेश से इतर और भी राज्यों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आरोप ये भी हैं कि काम के बोझ और मानसिक दबाव के चलते कई बीएलओस अपनी जान देने के लिए मजबूर हुए। ये पहल केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुआ। अब इसकी परिधि बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी पत्रकार। पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएलओ अब एक गांव के मकान में पहुंचे हुए हैं जो कि किसान हैं, और वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली। इस प्रकार के सवाल बीएलओ से किए जा रहे हैं, जिनका जवाब देना शायद बीएलओ को इस प्रक्रिया के तहत नहीं बनता। लेकिन बीएलओ लगातार गाँव में पहुंच रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको कई प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्यवस्था है वो उनका अभाव है। साथ ही में हर 2 घंटे पे उनका फॉलोअप चुनावी अधिकारी की तरफ से लिया जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से उनका अपडेट मांगा जा रहा है और 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म सबमिट करने हैं। ऑनलाइन ये प्रक्रिया खत्म करनी है। इसके लिए जो दबाव उन पर लगातार बन रहा है, इससे शिक्षक परेशान है। और दूसरी तरफ गुजरात की अगर बात करें तो बहुत ही भारी संख्या में शिक्षकों की अछत है, शिक्षकों की कमी है। इस बीच जो शिक्षा का काम है वो भी कहीं ना कहीं उसमें बड़ी संख्या में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं सरकारी, उसमें भी नुकसान पहुंच रहा है। और शिक्षक अब जब बीएलओ का काम कर रहे हैं तो उसमें भी परेशानी। और अब तक गुजरात में 2 शिक्षकों की मौत के बीच जो शैक्षिक महासंघ है उसने ऑनलाइन कामगिरी का बहिष्कार किया है। इधर राजनीति तो चल ही रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को किसी भी तरह की समस्या नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली प्लान की हुई है। अब समझते हैं कि सच में समस्या क्या है। क्या फेज 2 बहुत जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से ढंग से प्लानिंग नहीं हो पाई और इस वजह से बीएलओस पर काम का बोझ बढ़ गया? और सल्यूशन क्या हो सकता है, एक्सपर्ट्स को सुनिए। मेरे ख्याल कमी है वो ये है कि एक
शख्स का या एक इलेक्टर का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा जगह रजिस्टर होना। तो ये डुप्लीकेशन, जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल करके मुझे लगता है पहले एक डेस्कटॉप एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे जितनी भी पॉसिबल हो वो डुप्लीकेट एंट्रीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें, फिर उनको निकालने की प्रक्रिया जारी की है। इसी तरह से अगर हर इलेक्टोरल रोल का टूथ कॉम्ब से स्क्रूटनी किया जाए, तो जिस किस्म की ये त्रुटियां पाई जाती है कि किसी का नाम गलत लिख दिया गया या गार्बल्ड तरीके से लिखा गया है, या कोई एड्रेसेस ऐसे कॉमन हैं जहां पर एक से अधिक बहुत ज़्यादा लोग वोटर रजिस्टर्ड हैं, तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर गलतियां हैं जिनको आप या तो क्लरिकल एरर या प्रोसीजरल एरर्स हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कि जो नए वोटर्स हैं उनको कैसे शामिल किया जाए। तो उसके लिए तो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है। 4 मरतबा साल के अंदर एलिजिबल डेट आती है, और कोई शख्स कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकता है, ट्रांसफ़र के लिए भी दे सकता है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम अपनी मशीनरी से एक्सपेक्ट करना एक तरह का जो उनका फुल टाइम काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहिए, प्रोसीजर आसान करना चाहिए। जितनी टेबल टॉप एक्सरसाइज से आप ऑडिट कर सकते हैं अपने इलेक्टोरल रोल का, वो ऑडिट करके फिर फील्ड में अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों को भेजना चाहिए। ये थी पूरी तस्वीर। उम्मीद है कि जिम्मेदार लोग पूरी सिचुएशन को ढंग से समझेंगे और ज़रूरी कदम उठाएंगे, क्योंकि जो बीएलओस लोकतंत्र की सिपाही की भूमिका निभा रहे हैं, उनका स्वस्थ और परेशानी मुक्त रहना सिर्फ लोकतंत्र के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसानियत का तकाजा भी है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। अब बात दिल्ली एनसीआर की हवा की। दिवाली की आमद के साथ खराब हुई हवा 1 महीने बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। आंकड़े गवाह हैं कि तमाम उपायों के दावों के बाद भी स्थिति और खराब हो गई है। ज्यादा पीछे ना भी जाइए तो बस पिछले 3 दिनों के AQI पर नजर डालिए। दिल्ली का एवरेज AQI सोमवार को अक्षरधाम, ITO, मयूर विहार जैसे इलाकों में 400 के पार रहा। ये सरकारी आंकड़े हैं, हम प्राइवेट एजेंसी AQI ट्रैकर पर जा ही नहीं रहे, जिसके मुताबिक दिल्ली का AQI सोमवार को 550 पार कर गया। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि ये स्थिति कमोबेश पिछले कई दिनों से है। दिल्ली का AQI रविवार को 391, शनिवार को 370 और शुक्रवार को 364 था। फिर से याद दिला दें, AQI 300 के पार यानी हवा की क्वालिटी बहुत खराब है, और 400 के पार यानी गंभीर स्थिति है। बाकी AQI का आंकड़ा जितना बढ़े, समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। दिल्ली में लगे 39 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 20 में हवा की क्वालिटी गंभीर बताई जा रही है। इन्हीं सब के बीच 23 नवंबर की शाम दिल्ली की पहचान इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारी तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उनमें से कई के हाथ में बीते दिनों एनकाउंटर में मारे गए माओवादी मांडवी हिडमा के पोस्टर थे। नारेबाजी भी हुई, सोशल मीडिया पर दिन भर इसकी आलोचना चली। प्रदर्शन के पीछे कौन, असली मकसद क्या, सरीखे सवाल पूछे गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दिया, जिसके मुताबिक प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर पर हो सकता है, इंडिया गेट पर नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने जगह खाली कराने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ सड़क पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्टर्स ने पुलिस वालों पर मिर्ची स्प्रे छिड़क दिया, पेपर स्प्रे छिड़का। इससे 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। इनसे चिल्ली पाउडर का स्प्रे रिकवर हुआ है, कई लोगों से रिकवर हुआ है। हमने देखा है कि इसके प्रिपरेशन करके आए थे, और जब उन्होंने चिल्ली पाउडर का स्प्रे इस्तेमाल किया पुलिस पे, तो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को इनमें से पकड़ा, दबोचा, ताकि इनका चिल्ली पाउडर के स्प्रे से कम लोगों पे और पुलिस पर्सनल स्पेस पे प्रभाव पड़े। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, बलवा और हमले की धाराओं में FIR दर्ज की है। हिडमा के पोस्टर कहां से आए और कौन लाया, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और दूर दूर तक कुछ साफ नहीं दिख रहा। अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार तक हवा बहुत खराब ही रहेगी।
इसके बाद भी 6 दिनों तक यही हाल रहने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी कर रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर मजबूरी ना हो तो कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स दिल्ली में फैले प्रदूषण के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। लंदन में रहने वाले भारतीय टेकी कुणाल कुशवाहा ने दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ एक्स पर लिखा, दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना जाना पड़े। कुणाल ने बताया कि दिल्ली में बड़ा होते हुए उन्हें हवा की गंभीरता का एहसास नहीं था, लेकिन लंदन की साफ हवा के बाद हाल ही की यात्रा ने सब बदल दिया। वो जिस लंदन की बात कर रहे हैं उस देश की तुलना आर्थिक आंकड़ों पर पिछले दिनों हुई थी। कहा गया था कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी को पीछे छोड़कर टॉप 5 देशों में अपनी जगह बना ली है। आर्थिक समृद्धि अपनी जगह है, लेकिन लंदन का AQI आज भी 50 के नीचे ही है। साफ हवा के मामलों में वो हमसे काफी आगे हैं। अब बात दिल्ली सरकार क्या कर रही है। सरकार ने ग्रैप 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह बंद रहता है। हॉस्पिटल और मेट्रो को छोड़कर कोयला गैस से चलने वाले जनरेटर प्रतिबंधित रहते हैं। हाईवे पर 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगती है। बातें प्राइवेट ऑफिसेज में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने की भी हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है। उपायों से धुंध वाली तस्वीर क्यों नहीं बदल रही? कब दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी, जो कि हर भारतीय की तरह उनका मूल अधिकार है? दूसरी बड़ी खबर में इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। जस्टिस सूर्यकांत ने CJI पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53rd CJI होंगे। उनका कार्यकाल करीब 15 महीनों का होगा, जो कि फरवरी 2027 तक चलेगा। हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को पैदा हुए जस्टिस सूर्यकांत ने 22 साल की उम्र में वकालत शुरू कर दी थी। पेशे में 16 साल बिताने के बाद महज 38 साल की उम्र में वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। उम्र के हिसाब से काफी बड़ा पद था। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट और 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। इसके बाद 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस सूर्यकांत के बीते 6 सालों में दिए गए फैसले चर्चा में रहे। चाहे बिहार SIR में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश हो या पेगासस जासूसी मामले में एक स्पेशल कमेटी बनाना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ही बरकरार रखा था। उन्होंने शराब नीति मामले की सुनवाई में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। अब बात उन बड़े मामलों की जो नए CJI के सामने होंगे। SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन। केरल सरकार चाहती है कि स्थानीय निकाय चुनाव तक SIR प्रक्रिया रोकी जाए। सुनवाई 26 नवंबर को है। तलाक ए हसन। मुस्लिम महिलाओं ने तलाक ए हसन को असंवैधानिक बताया था। 3 जजों की बेंच ने कहा था कि मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को। हाईकोर्ट में सालों तक जजमेंट रिजर्व। कई हाईकोर्ट फैसला सालों तक सुरक्षित रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। डिजिटल अरेस्ट या स्कैम। अंबाला में 1 करोड़ की ठगी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। सभी डिजिटल अरेस्ट मामलों में CBI जांच और राज्यों से FIR डिटेल मांगी है। राष्ट्रद्रोह कानून धारा 124A। 2022 में सूर्यकांत बेंच ने सभी राष्ट्रद्रोह केस पर रोक लगाई थी। अब कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला आना बाकी है। दूसरी सुर्खी। 24 नवंबर 2025 बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के नसराली गांव में पैदा हुए धर्मेंद्र ने सिनेमा के पर्दे पर दिलीप कुमार को देखकर कभी सपना बुना था, मैं भी कभी पर्दे पर आऊंगा। वो लड़का सचमुच आया और इस मुल्क ने उसे प्यार से बुलाया धर्मबाजी। 1958 में जब बंबई पहुंचे तो जेब में ख्वाब थे, पैसे नहीं। स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े रहते। किसी ने कहा, तेरे में कुछ बात है। दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हुई कहानी और फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र को बना दिया हिंदुस्तान का ही-मैन। सीना चौड़ा, दिल उससे भी बड़ा। धर्मबाजी नहीं रहे, पर उनका जज्बा, मुस्कान और देसी ठाट हमेशा जिंदा रहेंगे। किसान के बेटे से बॉलीवुड के ही-मैन बने धर्मेंद्र ने सिनेमा को सिखाया कि मर्दानगी में भी मोहब्बत होती है।
शोले का वीरू, चुपके चुपके का कवि और सत्यकाम का सच्चा इंसान अब यादों में है। धर्मपाजी गए नहीं, बस किसी और सीन की शूटिंग पर निकल गए हैं। फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके, शराफत, सत्यकाम जैसी कुछ उनकी कमाल की फिल्में हैं। आपको मौका मिले तो ये फिल्में ज़रूर देखिएगा। ललन टॉप धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।